सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है इस ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली जो 3 पॉइंट जो है मुझे सबसे बड़े चैलेंजेस ये लगते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो है एसी चार्जर्स की। अगर हम बात करें, अगर कोई लोग बना रहे हैं तो वो एसी चार्जर्स में उनको क्या ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं कि मार्केट में उसको सेल। हमारे लिए चैलेंज ये रहता है कि हम चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है उससे कम्पीट कैसे करें। जैसे प्लेयर्स को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइज थोड़ा करती है तो हम और बेहतर हम लोग कर पाए। इशू है, आप खरीद तो लेंगे वो चार्जर, हाँ। लेकिन जब वो कुछ गड़बड़ होगा तो फिर आपको नया खरीदना एग्जैक्टली पड़ेगा, है ना। जैसे सस्ते क्यों होते हैं, सबसे बड़ा सर्विस ही नहीं देनी ना, तो फिक्स कर दे उनके लिए कि आपको इसकी सर्विस सपोर्ट देनी पड़ेगी। की तो जो कॉस्ट रहती है वो 50-55,000 रुपीज रहती है और मार्केट में मुझे 30,000 25,000 में भी जो है चार्जेस बेच देते हैं वो लोग। और कुछ सर्च प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ होता है। तो अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन है ना तो चार्जर को मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी कभी आपको। तो आज है हमारा ईवी इम्पैक्ट शो का दूसरा पॉडकास्ट। हमारे गेस्ट सिद्धार्थ आज अगेन हमारे साथ हैं और लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया इनके कैरियर जर्नी के बारे में, कैसे चार्जिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री में इन्होंने एंट्री की, क्या इनका करियर था, क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किया। अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट पॉडकास्ट जो कि पहला पॉडकास्ट था इस सीरीज़ का वो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इस पॉडकास्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव है ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें आज का जो पॉडकास्ट है वो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जो ओनर्स ईवी ओन करना चाहते हैं बट ड्यू टू सम चैलेंज और अदर वो ईवी ले नहीं पा रहे हैं, या ऐसे ओनर जो ईवी ले चुके हैं और उनको कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो वो सारी दिक्कतें ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारा फोकस है इस पॉडकास्ट सीरीज़ का, जो भी अभी सिद्धार्थ जी के साथ चल रही है, वो चार्जिंग और चार्जर्स से रिलेटेड है। और इसके बाद भी जो हमारा इसके बाद एक और नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बहुत की टॉपिक्स जो कि हर एक के लिए काम के हैं, जो भी ईवी ओनर्स हैं। और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है बहुत सारे ऐसे लोगों का जो कि ईवी लेने की सोच रहे हैं बट ये मुद्दा कहीं ना कहीं उनको रोक रहा है या रेजिस्ट कर रहा है कि वो ईवी ओन करें। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस और उसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में भी हमारे गेस्ट हमें बताएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ आपका हमारे दूसरे पॉडकास्ट की सीरीज़ में। और इस पॉडकास्ट में जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं जो भी चैलेंजेस हैं ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री में, तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसको कि हम अपने ऑडियंस के लिए रखेंगे आपके तरफ से आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी साल से वर्क कर रहे हैं, आपने इस रिलेटेड एजुकेशन भी हासिल की, तो आपसे अच्छा इस बारे में कोई और बता नहीं पाए। चलिए धन्यवाद इसके बारे में। तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है इस ईवी चार्जिंग इंडस्ट्री के अंदर, स्पेशली जो भी चार्जिंग फैसिलिटीज़ हैं उसके अराउंड जो है। देखिए, चार्जिंग फैसिलिटीज़, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें इंडिया में, तो हम कोई यूरोपियन यूनियन की कोई छोटी सी कंट्री जितने कंट्री की तो बात कर नहीं रहे कि भाई चलो छोटा सा देश है। हम बात करें इंडिया की जो कि बहुत ही डाइवर्सिफाई है और हर एक जोन के हिसाब से क्लाइमेटिक अगर कंडीशंस की आप बात करें तो वो भी हर एक जोन के हिसाब से डिफरेंट है। तो अगर आप इसकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब इस फील्ड में मुझे सबसे जो 3 पॉइंट जो है मुझे सबसे बड़े चैलेंजेस ये लगते हैं। सबसे पहला जो रहता है वो है कॉस्ट, दूसरा है इंस्टॉलेशन, ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा मुझे लगता है सर्विस। ये तीनों के ऊपर एक मुझे लगता है कि ये तीनों जो है वो सबसे बड़े चैलेंजेस है इस फील्ड में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। सबसे बड़ी जो चैलेंज जिसकी मैंने सबसे पहले बात की कि कॉस्ट। अगर आप देखें कि डीसी जो चार्जर्स है, डीसी फास्ट चार्जर्स की अगर हम बात करें तो जो कि आपको पेट्रोल स्टेशंस पे देखने मिल जाएंगे, मॉल्स के पार्किंग जो रहेंगे उस पर, या फिर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी गाड़ी जो है वो 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर देता है, ठीक है। तो ये डीसी फास्ट चार्जर्स रहते हैं। हालांकि सब जगह पर आपको डीसी चार्जर्स ही नहीं मिलेंगे, आपको एसी चार्जर्स भी मिलेंगे, पर मेजोरिटी जो चार्जर्स बाहर जो लगे हुए रहते हैं चार्जिंग इंफ्रा में वो डीसी चार्जर्स ही रहते हैं, ठीक है।
कॉस्ट अगर हम देखने जाए तो 30 किलोवाट का, अगर आप जहाँ से शुरुआत होती है डीसी चार्जर्स की, 30 किलोवाट का जो चार्जर रहता है उसकी कॉस्ट रहती है 4 लाख से लेकर 7 लाख के बीच में। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अगर हम एवरेज कॉस्ट भी, चलो 5 लाख भी कॉस्ट की उस चार्जिंग स्टेशन की, 30 किलोवाट के चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो 5 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 5 लाख रुपए में कितनी गाड़ियाँ चार्ज हो जाएंगी? 5 लाख रुपए में एक ही चार्जर मिलना है तो एक ही गाड़ी चार्ज होगी एक टाइम पे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगी। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि मैं 5 लाख रुपए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई हाईवे साइड की जो लोकेशन है वहाँ पर आपका खुद का रेस्टोरेंट है, और अगर आप सोच रहे हो कि भी चलो मैं एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर इंस्टॉल करवा लेता हूँ, ताकि क्या है कि कस्टमर को मैं एक अलग से फैसिलिटी दे पाऊँ, थोड़ा बहुत जो है रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है उस पर। अब इस केस में होता क्या है कि 5 लाख रुपए कॉस्ट है। सबसे पहले तो आप यही देखोगे, यही सोचोगे कि यार 5 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा है एक चार्जिंग स्टेशन के लिए। फिर भी चलिए मान लीजिए कि आपने अपना मन बना लिया है लगाने का। लगाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो एक चैलेंज रहता है वो है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अगर आपकी जो फैसिलिटी, जैसे कि इस केस में हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट के पास खुद भी पहले ही 15-17 किलोवाट का सैंक्शन लोड तो रहेगा। इसके अलावा आपको और 30 किलोवाट का सैंक्शन लोड जो है वो चाहिए होगा चार्जर के लिए। तो टोटल जो लोड है वो आपका 45-50 किलोवाट के आसपास तकरीबन हो जाएगा। अगर 50 किलोवाट का लोड सिर्फ आपके रेस्टोरेंट के लिए है तो आपको एक अलग से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी वहाँ पर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसमें प्रोसीजर ये रहेगा कि आप अपने जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको बिल देता है हर महीने 2 महीने में, उनको आप अप्रोच कीजिए कि भैया मुझे और सैंक्शन लोड चाहिए क्योंकि मुझे चार्जिंग स्टेशन जो है वो सेटअप करना है मेरी फैसिलिटी पे। वो आप कीजिए। वो प्रोसेस जो रहता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी लगता है। जैसे कि अलग से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके लिए लगाएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपसे चार्ज करेंगे। अगर लोड बढ़ेगा तो डिपॉजिट अमाउंट जो रहेगा वो भी आपका बढ़ेगा। पर यूनिट कॉस्ट जो रहेगी, पर यूनिट तो नहीं बोलूँगा पर मैं फिक्स कॉस्ट कहूँगा, तो वो सैंक्शन लोड के हिसाब से रहता है। ये तो 5 लाख में इंक्लूडेड है? ये इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ कॉस्ट है आपकी मतलब जो चार्जर है, चार्जर इट सेल्फ, सिर्फ उसी की कॉस्ट है 5 लाख रुपए। ये बाकी की जो चीज़ें ये आपको एक्स्ट्रा पे करना है। 60,000 70,000 हो सकता है, कोई 50,000 भी चार्ज करता है, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पे करना है बाद में। चलो ये आपने कर लिया, सैंक्शन लोड का भी जो था वो भी आपने देख लिया, ठीक है। कुछ भी करके आपने मन बना ही लिया है कि चलो मैं करूँगा ही। चलो आपका चार्जिंग स्टेशन जो है वो लग गया, शुरू हो गया है चार्जिंग स्टेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है सर्विस। अब देखिए आपने 5 लाख 5.5 लाख रुपए आपने खर्चा किया है इसको लगवाने में। अब मान लीजिए कि 1 महीने या 2 महीने बाद आपका मान लीजिए कि चार्जर जो है वो बंद हो गया है, दुर्भाग्यवश वो बंद हो गया है। उस केस में अगर आप कंपनी को कॉल करते हो कि भैया ये जो मेरा चार्जर है वो चार्जर बंद हो गया है, आप इसको फिर से चालू करके दीजिए। अब वो कहेगा कि सर मैं अपने इंजीनियर को भेज रहा हूँ, कल आएगा इंजीनियर, परसों आएगा, ये वो। अब वो तो अपने को वायदे पे वायदे दिया ही जा रहा है, डेट्स पे डेट्स दिए जा रहा है। आप क्योंकि कस्टमर ने जिसने 5-5.5 लाख रुपए का खर्चा पहले किया है वो सोच रहा है कि यार मेरा ROI का क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो मुझे कैसे मिलेगा, क्या टाइमलाइन रहेगी ROI की। अगर हम इस पर चर्चा करें, एक तरह से देखने जाए तो कस्टमर का पॉइंट भी वैलिड है। अगर कोई 5.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो वो ये भी तो सोचेगा ना कि मेरी कॉस्ट कब निकलेगी। तो अगर सर्विस अच्छी नहीं है तो चार्जिंग स्टेशन जो है वो बंद रहेगा। अगर वो बंद रहा तो ये कॉस्ट आप रिकवर कैसे कर पाओगे। तो सर्विस जो है वो भी इतना ही क्रूशल पार्ट, इसमें क्रूशल रोल जो है वो प्ले करता है। आप Tier 1 जो सिटीज़ है वहाँ पर तो चलो सर्विस अच्छी दे रहे हो, नो डाउट। आप अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैन इंडिया करना चाहते हो तो इसमें तो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ भी है, हाईवेज भी आ जाएंगे। तो आपकी ये जो एक रीच है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि भाई चलो आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई चलो ये वाला जो चार्जिंग स्टेशन है ये बंद हुआ है, भले ही वो रिमोट लोकेशन पे हो, आप अपने इंजीनियर्स भेजिए, इंजीनियर्स जाएंगे उसको फुल्ली फंक्शनल कर देंगे पहले की तरह। तब जाके वो जो कस्टमर है उसका कुछ ROI वगैरह जो है धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे सबसे लगता है इस फील्ड में मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि ये 3 चैलेंजेस जो है वो सबसे बड़े चैलेंजेस है। तो कंपनीज जो ये चार्जर्स बना रही है या असेंबल कर रही है और इसको बेच रही है मार्केट में या फिर लगा रही है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। उन कंपनीज को ये तीनों जो चीज़ है उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने बोली तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया हाँ, रियल टाइम पे कि जो लगा लिया चार्जर उसके बाद बंद पड़ा है तो कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है जब तक यूनिट कंजम्पशन नहीं होगी। यूनिट कंजम्पशन के अलावा भी तो कोई रिकरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन अपने घर का भी लेता हूँ, मैं अगर उसमें यूनिट भी नहीं कंज्यूम करा तो फिक्स चार्ज तो आता ही है मेरा, तो वो भी तो लॉस है मेरा। वो फिक्स चार्ज जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जब आपने पहले करवाया है, जब आपने सैंक्शन लोड जो है वो 30 किलोवाट, स्पेशली जब चार्जर के लिए आपने इंक्रीज करवा लिया, तो वो 30 किलोवाट पे जो फिक्स चार्ज जो रहेगा, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ। हर मंथ जो बिलिंग आती है उसमें भी तो किलोवाट के हिसाब से एक फिक्स चार्ज होता है, अगर मैं यूनिट ना कंज्यूम करूं तो भी। एग्जैक्टली तो वो यहाँ नहीं रहता है। नहीं, वो भी रहेगा। तो वो तो मतलब अगर मेरा चार्जर 2 महीने बंद है तो बिना कुछ करे मेरे को उसके अंदर रहेगी, पैसा खर्च करता रहे। डेफिनेटली आपको फिक्स कॉस्ट तो वो आपको ही बेयर करनी पड़ेगी। तो मतलब एक दिन का भी अगर मेरा चार्जर बंद है तो वो भी तो मेरा नुकसान हो रहा है, डेफिनेटली अगर कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो, है ना। तो इसमें और एक चीज ये भी है कि जब आप नया चार्जर परचेस करते हो तो स्टार्टिंग में आपको 1 साल की वारंटी जो है वो आपको देते हैं। ये जो सप्लायर्स जो रहते हैं, कंपनीज जो है वो आपको 1 साल की वारंटी देते हैं। अब 1 साल के बाद क्या है, 1 साल के बाद वो आपको AMC ऑफर करते हैं। AMC जो रहता है उससे हम कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। राइट। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि आपने जो कॉस्ट पे की है चार्जर को लगवाने के लिए, जैसे कि आपने 5 लाख का हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस 5 लाख का 5 से 10% आपको AMC के लिए पे करना होता है। इस तरह से रहता है। कुछ कंपनीज है वो फिक्स चार्ज भी पे करने के लिए बोलती है कि भाई आप 20,000 या 25,000 कुछ भी है वो पे कर दो, कुछ भी, ठीक है। तो चार्जर आपका एक साइड पे अगर देखने तो चार्जर आपका बंद हो रहा है। AMC आपने अगर लेके रखा है तो रेवेन्यू तो उतना जनरेट हो नहीं रहा है, पर आपको AMC के लिए आपको कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। अगर आपका AMC नहीं है, देखिए अगर आप AMC नहीं करवाते, उसके बाद अगर आपके चार्जर में कुछ फॉल्ट हुआ, मान लीजिए कि पावर मॉड्यूल जो है वो आपका खराब हो गया है, शॉर्ट हो गया है, या ओवर वोल्टेज की वजह से डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, पावर मॉड्यूल की जो कॉस्ट है वही 1.5 से 2 लाख रुपए की कॉस्ट है। अगर आप AMC में हो ही नहीं तो ये 1.5-2 लाख रुपए आपको अपने ही पॉकेट से स्पेंड करने पड़ेंगे। तो तब आपको फटका दूसरा लगेगा, सबसे बड़ा फटका आपको दूसरा ये लगेगा कि आपको ये लगेगा कि यार मैंने 5 लाख रुपए तो पहले ही मैंने दे दिए, उसके बाद इंस्टॉलेशन वगैरह कॉस्ट भी रिकवर नहीं हुई है, कॉस्ट भी अभी तक तो वो रिकवर नहीं, और उसके ऊपर मेरा 1.5 या 2 लाख रुपए का और खर्चा आके बैठ गया। इस केस के अंदर आप क्या करोगे? तो ये एक समझने वाली चीज़ है कि हार्डवेयर पे जो वारंटी स्ट्रक्चर वगैरह जो कंपनीज बनाती है, ये कंपनी का जो स्ट्रक्चर रहता है, इस कंपनी के स्ट्रक्चर को हमें और बेटर करना चाहिए एज कम्पेयर टू दी करंट सिचुएशन। अगर हम इसे और बेहतर करते हैं और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये सोचना शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, कंज्यूमर भी मोटिवेट होंगे कि हाँ चलो इतना तो कंपनी तो बैठी है, कुछ भी होगा तो वो लोग देख लेंगे, तो वो और मोटिवेट होंगे और कंज्यूमर्स जो है इसमें जुड़ना चाहेंगे। तो इसमें बेसिकली जैसा कि मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा एज अ यूज़र पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं खुद EV ओन करता हूँ और यूज़ करता हूँ। जैसा आपने बोला कि Tier 1 सिटीज़ और सिटी लेवल पे सर्विस दे रहे हैं, लेकिन मुझे अपना पर्सनली ये लगता है कि मेरे पास एक EV है तो मैं अपना EV घर में ही चार्ज करूंगा, तभी मतलब है। मैं सिटी में जा करके तो उसको चार्जर पे चार्ज करूंगा नहीं। बिल्कुल। और मुझे चार्जिंग की कब जरूरत है? जब मैं अपनी सिटी की लिमिट से बाहर निकलूंगा, यानी हाईवेज पे, है ना, और मैं घूमने जा रहा हूँ, तब दूसरे सिटी में चार्ज करूंगा। तो सबसे ज्यादा जो मेरी नीड है चार्जिंग की, जो मुझे जरूरत पड़ेगी, वो हाईवेज पर ही है, और हाईवेज पे ही मुझे सर्विस सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब मिला जुला करके सर्विस का मामला जीरो हो गया है। एग्जैक्टली। तो इसमें एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि बेसिकली ये तो चलिए एक मैन्युफैक्चरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि उनकी क्या लैकिंग है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स अगर हम बात करें, ये तो DC चार्जर्स की बात थी, AC चार्जर्स की अगर हम बात करें, अगर कोई लोग बना रहे हैं तो वो AC चार्जर्स में उनको क्या ऐसी डिफिकल्टीज आती हैं कि मार्केट में उसको सेल कर पाए, क्योंकि आप खुद वो चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या डिफिकल्टीज ऐसी फेस कर रहे हैं उसको सेल करने के लिए? AC चार्जर्स में हालांकि ऐसा है कि, और गवर्नमेंट के एंड से क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है? देखिए, AC चार्जर्स में अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी कंपनी की, जो खुद ही हम लोग असेंबली कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर भी काफ़ी सारी जो उसमें जो पार्ट्स लगते हैं वो हम खुद ही कर रहे हैं। हमारे लिए चैलेंज ये रहता है कि हम चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उससे कम्पीट कैसे करें, क्योंकि हमारे जो भी कंपेटिटर्स हैं, जितने भी कंपेटिटर्स हैं, वो सारे कंपेटिटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो उनके पास हालांकि कुछ है नहीं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो है वो गुड लुकिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। अब बात लुकिंग की तो नहीं है, प्रोडक्ट्स तो हमारे भी अच्छे दिखते हैं। बात यह है कि जो कॉस्ट फैक्टर जो है वो काफ़ी अफेक्ट होता है,
जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पर खुद बना रहा हूँ, मैं इतने सारे असेंबली इंजीनियर्स है, टेस्ट इंजीनियर्स रहते हैं वो है, फिर नए नए चार्जर्स जो रहते हैं उसमें R&D के लिए हम लोग जो PCB डिज़ाइनर्स जो है, सर्किट डिज़ाइनर्स जो है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर्स है, तो पूरा एक टेस्ट सेटअप, पूरा एक फैसिलिटी, पूरा एक सेटअप लेके हम लोग बैठे हुए हैं। तो उनको भी हमें सैलरी वगैरह हमें देना है रेगुलरली, कोई नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह हमें जो इन्वेंट वगैरह करने हैं, तो ये तो हमारी जो कॉस्ट जो आती है वो थोड़ी सी हाई आती है। हम जिस कॉस्ट पे हम बनाते हैं वो कॉस्ट पे तो वो लोग लेके आते हैं चाइना से। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, ताकि हम जो है कम्पीट कर सके इनके सामने। चाइना का क्या कि चाइना के पास वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो और दूसरी चीज़ कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री ने उसके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दिए या फिर टैरिफ वगैरह थोड़ा ज़्यादा वगैरह बढ़ा दिया या ऐसा कुछ कर दिया, तो वो जितना भी सामान होगा वो यहाँ पर डंप कर देंगे। अब डंप करने का मतलब ये होता है कि बेसिक जो उनकी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट बस निकल जाए, उनका लॉस नहीं होना चाहिए। तो उनकी गवर्नमेंट इतनी सपोर्टेड है, मुझे लगता है कि इतना सपोर्टेड मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी हमारे लिए होना चाहिए, जिससे हमारे जैसे जो लोकल प्लेयर्स है जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, असेंबली करना चाहते हैं और R&D भी इसमें कर रहे हैं। R&D इट्स अ टफ टास्क, और R&D इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, आई मीन कॉस्ट सेंसिटिव, आई वुड से कॉस्टली, रियली कॉस्टली। तो हमारे जैसे प्लेयर्स को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिवाइज थोड़ा करती है तो हम और बेहतर हम लोग कर पाएंगे। तो ये एक कॉस्ट फैक्टर है। अगर वो देख लीजिए आप, अगर अमेज़न भी खोल के देंगे तो बाढ़ आ जाएंगी चार्जर्स की। जो भी कस्टमर्स है, जो भी सेलर्स है, कस्टमर्स नहीं, जो भी सेलर्स है, वो मेजोरिटी सेलर्स जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है आपके हाथ में तो आपको बहुत ही चीप कॉस्ट में आपको मिला होगा। आप वही जो कॉस्ट है आपका 20-30% जो है वो इंक्रीज कर लीजिए। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पॉडकास्ट में। Exactly. एक्चुअल क्या इशू है, आप खरीद तो लेंगे वो चार्जर, हाँ। लेकिन जब वो कुछ गड़बड़ होगा तो फिर आपको नया खरीदना पड़ेगा, है ना। अब उसमें ये भी दिक्कत है कि हमारा जो चार्जर है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के जरिए मैं समझाऊंगा कि हम लोग मान लो कि हम लोग 20,000 में बेच रहे हैं, दूसरी जो कंपनी है वो 17-18 हज़ार में बेच रही है, तो कस्टमर्स उनके चार्जर्स लेने जाएंगे। अब उनके चार्जर्स सस्ते क्यों होते हैं? सबसे पहले तो चाइनीज़ फैक्टर मैंने जो आपको बताया वो। दूसरा होता है कि उनको सर्विस कहाँ देनी है, देनी नहीं है देने ही नहीं है। सर्विस इंजीनियर्स को सैलरी कहाँ देनी है, तो सर्विस ही नहीं देनी ना। Exactly. वो तो वन टाइम कॉस्ट है। हाँ, अब यही जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी देख लीजिए आप सेलर्स का। 5 साल की वारंटी लिख देते। अरे भाई 5 साल की वारंटी आप कैसे लिख रहे हो? आप सर्विस कैसे दे पाओगे इसके ऊपर? मेरे हिसाब से इसके ऊपर 1 साल से ज़्यादा की वारंटी देनी ही नहीं होती है। ऐसा मतलब आपकी बिल्ड क्वालिटी भले ही अच्छी है, पर 1 साल की वारंटी मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो इसमें लगते हैं ना, वो सारे जो पार्ट्स होते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल लाइफ साइकिल वगैरह जो रहती है, जो प्योर कोई इलेक्ट्रॉनिक पर्सन जो रहेगा वो इसको बेहतर समझ पाएगा कि वो एक इलेक्ट्रिकल लाइफ साइकिल जो रहती है वो फिक्स नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए ही लिमिटेड है, किसी भी पार्ट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको 20-20, 25-25 साल तक कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अगर स्मार्टफोन्स भी देखिए, 1,00,000-1.5 लाख रुपए के स्मार्टफोन्स रहते हैं, उसमें भी वारंटी तो वो एक ही साल की देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल के बाद वो खराब हो जाते हैं, नहीं, चलते हैं, पर वो अपने हिसाब से लाइफ साइकिल्स जो रहती है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की वो कैलकुलेट करके आपको ये 1 साल की वारंटी देते हैं। तो इसमें 1 साल से ज़्यादा की वारंटी अगर कोई दे रहा है ना आपको, तो उसको मेक श्योर कीजिए, पूछिए उनसे कि भैया आप अपनी फैसिलिटी दिखाइए, आप कुछ अपना जो बैकग्राउंड है वो दिखाइए, कुछ फोटोज़ वगैरह सेंड कीजिए। अगर मेरा चार्जर बिगड़ भी गया तो आप कैसे करेंगे? या फिर ये एक सिर्फ PR स्टंट वगैरह ही है, आप सिर्फ बेचने के लिए ही ये कर रहे हो, जैसे कि कर रहे हैं बाकी भी। तो ये एक चीज़ है। तो हमने तो अमेज़ॉन पे भी अपडेट कर दिया अभी कि भी नहीं 1 साल की वारंटी है, ये भी एक फैक्टर है। अब 2,000 जो है बचाने के चक्कर में कस्टमर जो है परचेज कर लेंगे वो प्रोडक्ट, 6 महीने 7 महीने बाद अगर कुछ टूट गया या फिर कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ भी हो गया, तो उनको अप्रोच करेंगे और बोल देंगे कि नहीं सर ये नहीं होगा वारंटी में, आप नया ले लीजिए। सिर्फ 2,000 बचाने के चक्कर में, 2 या 3,000 रुपये बचाने के चक्कर में। तो मुझे यही लगता है कि ये एक जो पॉइंट है ना, ये एक पॉइंट कस्टमर्स को भी समझने की ज़रूरत है। और मुझे ये लगता है, मतलब आपकी बात से थोड़ा सा मैं अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा, आप बताइएगा कि मैं सही हूँ कितना इस बात में, कि गवर्नमेंट अगर उनको जो आपने कहा कि वारंटी के लिए एक चेक लगाए, वो तो एक चीज़ हो गई, ना भी लगाए ये चेक, तो गवर्नमेंट एक चीज़ को फिक्स कर दे उनके लिए कि आपको इसकी सर्विस सपोर्ट देनी पड़ेगी
इसकी रिपेयरिंग बिल्कुल सपोर्ट सही देनी बात है, पड़ेगी। बिल्कुल सही इस बात है। कंडीशन पे आप चार्जर बेच सकते हो, फिर आप चाहे चाइना से लाके बेचो, Exactly. चाहे आप किसी भी देश से लाके बेचो। Exactly. और जहां उन्होंने ये चीज कर दी और इनको देनी पड़ी, तो वहां अपने आप वो कॉस्ट 17 से 27 हजार हो जाएगी, उससे कम नहीं होगी। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो मुझसे पूछते हैं, सर मैं जब OEM से परचेज करता हूँ, वो वॉल माउंट चार्जर्स रहते हैं ना 7.4 किलोवाट के, तो सर उसकी तो जो कॉस्ट रहती है वो 55,000 रुपीज़ रहती है, और मार्केट में मुझे 30,000 25,000 में भी जो है चार्जर्स बेच देते हैं वो लोग। मुझे भी थोड़ा शॉकिंग लगता है, क्योंकि हम लोग हमारे जो वॉल माउंट चार्जर्स रहते हैं, हमारे जो वॉल माउंट चार्जर्स है वो काफ़ी बेसिक लुकिंग चार्जर्स है, पर उसकी कॉस्ट हमारी 40,000 रुपये है। 3 साल की वारंटी देते और 10 साल का सर्विस सपोर्ट हम लोग देते हैं वॉल माउंट चार्जर्स पे, ठीक है। तो मुझे यही लगता, तो वो लोग पूछते हैं कि सर उनकी इतनी सारी कॉस्ट है और बाकी अमेजोन तो आप खोल के देखिए 32,000 35,000 में 7.5 किलोवाट के वॉल माउंट चार्जर्स मिल जाते हैं। तो मैं उनको यही मैं कहना चाहूँगा कि देखिए उनको सर्विस नहीं देनी है। OEM से अगर आप कोई चार्जर परचेस कर रहे हो, जैसे कि आपने महिंद्रा का किया, टाटा का किया, MG का, कोई भी उनके जो साथ में 7.5 किलोवाट का वॉल माउंट चार्जर अगर आप ले रहे हो 55,000 45,000 या 40,000 जो भी आप पे कर रहे हो, थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है, पर उसमें आपको एक श्योरिटी मिलती है कि भाई कुछ भी हुआ विद इन वारंटी पीरियड वगैरह, तो मुझे किसको कांटेक्ट करना है, किसको अप्रोच करना है वगैरह, और सर्विस भी मिलेगी। सर्विस भी मिलेगी आपको। तो जैसे कि आप टाटा का करते हो तो टाटा का एक्सीकॉम के साथ टाई अप है, तो एक्सीकॉम आपको चार्जर दे देगा, ठीक है। एक्सीकॉम का चार्जर आपने ले लिया, उसके बाद आपको एक्सीकॉम को अप्रोच करना है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे चार्जर में, तो एक्सीकॉम की फिर बाद में जिम्मेदारी है कि भाई वो अपने जो इंजीनियर्स है, सर्विस इंजीनियर्स, वो आपकी फैसिलिटी पे भेजे, वो देखे और उसके बाद आपको बताए कि भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो कॉस्ट रहती है, थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट रहती है, वो सर्विस की कॉस्ट रहती है। आप परचेस तो कर लेते हो 10-15 हज़ार बचाने के चक्कर में, पर आपको बाद में सर्विस नहीं मिलेगी, तो क्या आप हर महीने या हर साल आप नया नया चार्जर्स परचेस ही करते रहोगे क्या? ये तो कोई सेंस नहीं बनता है। आज आपकी इस बात से मेरे दिमाग में भी ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैंने अपनी BE6 ली तो एक बार मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं नो चार्जर ऑप्शन आ गया था, और मैंने कह दिया उनसे कि मुझे चार्जर नहीं चाहिए, है ना, और हम नो चार्जर पे जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टैटिक का और ये सब चार्जर्स देखे कि मेरे को 22 किलोवाट का चार्जर जो है वो 30,000 रुपये में मिल रहा है। हाँ, सब मिल रहा है, बिल्कुल सही तो बट आई डोंट नो हाउ, आज ये बात आपने बताई है, लेकिन मैंने महिंद्रा के साथ जाना ठीक समझा। वो मेरे को लगा जो आपने कहा ना कि सर्विस सपोर्ट वारंटी, ये दिमाग में मेरे कहीं था कि शायद मुझे नहीं मिली तो वो जो पैसे डाला है वो भी जीरो हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए ऑप्ट किया कि मैं महिंद्रा के साथ ही जाऊंगा। हाँ। तो आज आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये क्लियर करेगी कि हमें चार्जर OEM से लेना चाहिए, OEM से लेना चाहिए। और आप बाहर से अगर ओपन मार्केट से परचेज भी कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि वो सर्विस कैसी है, सर्विस देगा। और उनको आप पूछिए, बेधड़क पूछ लीजिए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि मैं वीडियो कॉल करता हूं, आप अपनी फैसिलिटी दिखाइए मुझे। कहीं आपको ये भी लगता है इसमें ये भी एक कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होगी कि मैं बाहर से अगर चार्जर ले लेता हूं तो वो तो सर्विस सपोर्ट तो बात अलग है, कहीं वो मेरे जो बैटरी का जो मेरा सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम जो गाड़ी में लगा है, जो बैटरी है, उसको भी वो नुकसान कर सकता है? देखिए ओपन मार्केट में अभी फिलहाल जो चार्जर्स मिल रहे हैं, भले ही वो चाइनीज चार्जर हो, सेफ तो पूरी तरीके से, ठीक है, ये तो एक फैक्ट है। इसमें मैं किसी भी कंपनी को वो नहीं करना चाहूंगा, खराब या नेगेटिव वो नहीं कहूंगा, सेफ तो वो भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि बैटरी खराब होगी, गाड़ी खराब होगी, वो लोगों के क्वेरीज आती हैं वो, हाँ। बट हाँ, सर्विस वाला पॉइंट सबसे बड़ा मुद्दा है। एग्जैक्टली, वो नहीं मिलेगी आपको। आपके जो ओपन मार्केट से भी आप जो चार्जर्स परचेस कर रहे हो, चार्जर्स 100% सेफ है। उससे आपकी जो बैटरी की वारंटी वगैरह जो है, आपका व्हीकल इनलेट वगैरह जो है खराब हो गया, जल गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी गाड़ी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी वारंटी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। चार्ज तो आप डेफिनेटली कर पाओगे, पर जब ये बिगड़ेगा, ये तब की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तभी है। जब बिगड़ेगा तब आपका आधी रात में काम रुक जाएगा, आप कैसे फिर उसको मैनेज करोगे? अगर आपका रन ज़्यादा है, डिफिकल्ट हो जाएगा। हम बैटरी की वारंटी के पीछे तो OEMs के पीछे लगे हुए हैं ना कि बैटरी की वारंटी बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, उन्होंने 15 साल कर दी, बट हम चार्जर के लिए कभी नहीं सोचते, कभी नहीं, क्योंकि बैटरी मेरे पास होगी भी और अगर चार्जर नहीं होगा तो बेकार है, बेकार ही है। EV गाड़ी बिना चार्जर के इज यूजलेस। ये सेम है जैसे कि आपके पास स्मार्टफोन है पर उसका चार्जर नहीं है, कब तक बैटरी चलेगी भैया? ये कोई न्यूक्लियर बैटरी तो हम लगा नहीं रहे उसके अंदर की 40-50 साल तक बस वो चलती जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उसको चार्ज करना ही पड़ेगा आपको। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सब लोग सोचते हैं कि सब नई गाड़ी लेने से पहले की वारंटी कितनी देर है, चलो तो वारंटी का ये जो इशू था, कंसर्न था, ये तो हटा दिया इन लोगों ने अभी,
कि आप 15 साल तक हम लोग देते हैं, लाइफ टाइम तक कर दिया है इन लोगों ने। चलो एक सर्टेन क्राइटेरिया के लिए तो लाइफ टाइम तक इन्होंने कर दिया है, ठीक है। व्हाट अबाउट चार्जर्स, इसके बारे में आप सोचिए ना। चलो वो कॉस्ट आप बचा लोगे बैटरी की, क्योंकि कंपनी ने जिम्मेदारी ले ली है, तो आप अभी एक टेंशन फ्री हो गए। अगर सामने चार्जर्स जो है वो हर साल आपका 25,000 30,000 रुपये का खर्चा करवाता रहेगा, ठीक है, नए नए चार्जर्स में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि आप ऐसे ही वेंडर से आप जो है चार्जर OEM से लीजिए, नहीं तो आप एक ट्रस्टेड वेंडर से लीजिए जहां आपको रिपेयरिंग सर्विस सपोर्ट मिलती रहे, वारंटी के बाद भी मिलती है, गारंटी के बाद भी, तो फिर आप हमेशा केयर फ्री हो गए। एग्जैक्टली। तो हम लोग, मुझे यही लगता है कि इस पर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रेगुलेशन बनाना चाहिए। आप कोई भी, चाहे आप चाइना से ला रहे हो, अमेरिका से ला रहे हो, जर्मनी से ला रहे हो, यार लोकल इंडिया के भी चार्जर्स हैं, आपको एक वारंटी स्ट्रक्चर, चलो ठीक है आप प्लस माइनस कर लो, वो आपका है। सर्विस सपोर्ट जो आपको कम से कम 3 साल या 5 साल, वो कंपलसरी रेगुलेटरी में लाना चाहिए। पेड दीजिए उसको 1 साल के बाद, लेकिन आपको देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हो तो फिर आप ना इसमें आप सेल नहीं कर सकते, और आपको एक सर्टेन फैसिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए। तो अगर ये होता है तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसका। अब थोड़ा सा ये तो बात हो गई है हमारी रिलेटेड टू जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और किस तरह का, ये थोड़ा सा जो भी हमारे ईवी लेने के लिए यूज़र्स हैं या ले चुके हैं या प्लानिंग कर रहे हैं कि चार्जर, उनको इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आती है, जो AC वॉल माउंट चार्जर्स होते हैं, जिसको हम अभी ऑलरेडी बात कर रहे हैं जिसके बारे में, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा शेयर करें इनसाइट्स की उसके अंदर ऐसे क्या थोड़ा सा टेक केयर करना चाहिए जिससे कि वो चार्जर जो है उनके ठीक रहें, सेफ रहें, और किस तरह के वायर, किस तरह का सॉकेट, किस तरह की चीज़ें लगानी चाहिए, क्योंकि कंपनीज जो चार्जर लगा रही हैं, OEM लगा रही हैं, वो अपने आप उसका टेक केयर करते हैं। Exactly. बट उसके बाद भी जब मैं इतना पैसा खर्च करने जा रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में कुछ रहता है कि मतलब ना पहले से नॉलेज रहे अगर मेरे को थोड़ी सी, तो मैं बहुत एश्योर्ड रहता हूँ कि भाई हाँ जो आएगा वो बंदा सही काम करके जा रहा है। भाई मैंने 2-3 बार तो EV ली नहीं है, जो मुझे आइडिया है। मोस्टली लोग पहली बार EV ले रहे हैं, है ना। तो जो पहली बार ले रहा है उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि मैं चार्जर लगाते टाइम क्या वायर, क्या सॉकेट मुझे चाहिए होगा। बाकी पावर डिपार्टमेंट की बात अलग है, वो तो सबको क्लियर है वो चीज़ें। और दूसरी चीज़ कि उसके बाद मैं क्या ऐसी टेक केयर करूँ कि मेरे को थोड़ा सा केयर फ्री रहूँ, हर्डल्स ना आए ज़्यादा। देखिए वॉल माउंट चार्जर्स जो रहते हैं ना, ये वॉल माउंट चार्जर्स बेसिकली आपको 7.5 किलोवाट या उससे ज़्यादा अगर आप जाते हो तो वो कैपेसिटी में आपको वॉल माउंट चार्जर्स मिलेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें पोर्टेबल चार्जर्स भी अब तो मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास ही आ गया पोर्टेबल चार्जर, हमने वो भी देखा है और हम जल्दी व्यूअर से उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी शेयर करेंगे। पक्का। तो देखिए अगर आप वॉल माउंट चार्जर्स वगैरह जो है आप लगा रहे हो, तो वॉल माउंट चार्जर्स में बेसिकली क्या होता है कि स्टेशनरी होता है, सब जगह पे आप लेके तो नहीं घूमने वाले। अब आपने एक बार लगाया तो फिर वो वही रहेगा हमेशा के लिए, मतलब जब तक आपका EV है, आप चार्ज कर रहे हो, चल रहा है, तो आप वहीं पर लगाओगे, ठीक है। तो जब आपको एक ही बार में डिसाइड करना है कि भाई यहीं पर, अरे आपको एक ही लोकेशन आपने डिसाइड कर ली कि भाई ये चार्जर तो वो वहीं रहने वाला है, तो लोकेशन सबसे पहले जो आप डिसाइड करो, चूज़ करो, वो ऐसी रखो कि भाई आप थोड़ा ना उसको कवर हो वगैरह, वाटरिंग वगैरह ज़्यादा ना हो, वाटर लॉगिंग तो हो ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कस्टमर्स गए तो नीचे रख देते हैं, केबलिंग करके पूरा नीचे ज़मीन पर रखते हैं। ये नहीं करना चाहिए। वाटर लॉगिंग वगैरह हो गया, पूरा चार्जर जल जाएगा, ये नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो लोकेशन आप जो है अच्छी सी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। चाहे वो वॉल पे लगा लो आप, या फिर कहीं और पे, मतलब टेबल वगैरह जो है उस पर भी आपको अगर वो करना है टेम्पररी, तो वो भी कर सकते हो, पर थोड़ा हाइटेड रखना उसको, ठीक है। वायर्स उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट चूज़ करनी है। मान लीजिए कि अगर आपकी जो वायरिंग है, जो मीटर से आपके वॉल माउंट चार्जर तक आ रही है, वो जो केबल है वो अगर अप्रोप्रिएट नहीं है करंट के हिसाब से, तो आपकी जो पूरी जो चार्जर की पूरी जो मीटर से यहाँ तक की चार्जर की जो केबल है ना, वो केबल जल जाएगी। उसके सिवाय जो केबल के जो अपना जो वॉल माउंट चार्जर जो है, अगर डायरेक्ट हमने कनेक्ट किया हुआ है उसको, बीच में कोई MCB वगैरह नहीं है, तो उसके अंदर के जो कनेक्शंस वगैरह है वो भी जल जाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप वायर जो है वो आप परफेक्ट जो है वो करंट के हिसाब से चूज़ करो, लोड के हिसाब से चूज़ करो। अगर हम देखें कि अगर आपका जो 7.5 किलोवाट का एक एग्जाम्पल से समझते हैं, 32 एम्पियर करंट है, 32 एम्पियर के करंट के हिसाब से इसमें भी स्टैंडर्ड्स फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर के बता रहा हूँ या नहीं, स्टैंडर्ड्स इसमें भी फिक्स है। 32 एम्पियर का करंट होता है तो उसमें आपको 6 mm² की 3 कोर की, क्योंकि 32 एम्पियर मैं सिंगल फेज 7.5 किलोवाट के चार्जर की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं 3 कोर की
6 mm स्क्वायर की कॉपर केबल मैं यूज़ करूँगा अगर मेरा डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर या उससे कम है। अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है मेरा 5 मीटर है उससे ज़्यादा है तो मैं चूज़ करूँगा 10 mm स्क्वायर की 3 कोर की कॉपर केबल। ठीक है, कॉपर ही। एल्यूमिनियम कर सकते हो, पर एल्यूमिनियम में अगर आपका कॉपर में 10 mm स्क्वायर जाए तो एल्यूमिनियम आपको 16 का चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं कॉपर की ही बात करूँगा। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से आपको वायरिंग करनी है, क्योंकि देखिए 5 मीटर के बाद क्या है, जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना ही रेजिस्टेंस जो रहता है केबल के अंदर वो भी बढ़ता है। लॉसेस जिसे हम कहते हैं, और लॉसेस वो जो रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, वो हीटिंग के फॉर्म में रहते हैं, तो वो हीट हो जाएगा। तो अगर आप 6 mm स्क्वायर का लगा रहे हो 50-60 मीटर डिस्टेंस के लिए भी, तो वो गर्म होने ही वाला है, उसकी लाइफ जो है केबलिंग वगैरह की तो उस कम डेफिनेटली कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग आपको सॉल्यूशन चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस है, तो 32 एम्पीयर के लिए आप 10 mm स्क्वायर का 3 कोर का कॉपर केबल अच्छी सी कंपनी का आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, उससे मेरे हिसाब से मुझे लगता है तब तक आप 15-17 साल तक आपके वायरिंग को कोई भी इश्यू नहीं होगा। और वायरिंग जो भी है उसको भी आप कंसील्ड कीजिए, वो पाइप्स वगैरह आती है ना, उसमें आप वायर अंदर डाल के फिर लगाइए। कभी कभी क्या है कि चूहे वगैरह जो है कुतर देते हैं केबल को, एक चीज़ की वजह से आपका पूरा, अगर आपका लंबा केबलिंग वगैरह है तो बहुत सारे पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि प्रॉपर इंस्टॉलेशन वगैरह जो है करवा लीजिए। उसके सिवाय अगर हम स्विच सॉकेट की बात करें, स्विच सॉकेट में बहुत सारे कस्टमर्स जो है उनके क्वेश्चंस रहते हैं, हमें पूछते हैं प्रश्न कि सर मेरा जो सॉकेट है वो जल गया है। तो ये पहले सबसे पहले तो ये हुआ क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि आपने केबल चलो ठीक से लगा लिया है, पर वो सॉकेट को केबल के साथ आपने ठीक से इलेक्ट्रिशियन जो है आपका उसने जॉइंट नहीं लगाया, लूज थोड़ा बहुत जॉइंट लगा है। तो इससे क्या होता है कि हॉटस्पॉट्स जो है वो फॉर्म होता है, मतलब कि वो पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा वहाँ पर हीट जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। स्लोली वही जो हीट है वो आपके जो सॉकेट है उसको जला देगी, बर्बाद कर देगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर कर दिया आपने, चलो मान लीजिए ये भी प्रॉपर कर ली। सॉकेट जो है ये आपको अप्रोप्रिएट चूज करना है। आप ऐसा नहीं है कि आप सॉकेट जो है कोई भी आपने लगा लिया, नहीं। अगर आपका पोर्टेबल चार्जर है 3.5 किलोवाट का, जिसमें 16 एम्पीयर का मैक्सिमम करंट है या फिर 13 एम्पीयर का करंट है, तो सॉकेट आपको चूज करनी है 25 एम्पीयर की। अब वो किस लिए? 25 एम्पीयर की जब आप चूज करोगे तो 25 एम्पीयर पे वो सिर्फ हाफ उसका जो रेटेड कैपेसिटी है वो 50% रेटेड कैपेसिटी पे ही वर्क करेगा, तो वो कभी हीट ही नहीं होगा। और उसकी जो लाइफ है वो आपका 3-4 साल तक उसको सॉकेट को कुछ होगा ही नहीं, तो आप बेफिक्र होके वो उसमें चार्ज कर पाएंगे। पर मान लीजिए कि अगर आप 15-16 एम्पीयर के किसी भी लोकल कंपनी का आप लगा देते हो पैसे बचाने के लिए, तो उस केस के अंदर वो आपका जो सॉकेट है वो 3 या 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा 1 साल, उसमें वो ख़राब हो जाएगा। और हो सकता है कि वो आपका जो प्लग है चार्जर का वो भी ख़राब कर दे। तो ये इम्प्रॉपर अगर सॉकेट स्विचेस वगैरह रहे, स्विच हालांकि आप 16 एम्पीयर की लगा लो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सॉकेट जो है वो आपको 25 एम्पीयर का अगर पॉसिबल है मिल रहा है तो बेस्ट है। उसमें कुछ कंपनीज़ है, अच्छी कंपनीज़ है, उसके आप लगा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सॉकेट रिलेटेड कोई हीटिंग रिलेटेड कोई इश्यूज़ वगैरह इसमें होंगे। उसके बाद आता है स्विच गियर्स आप कौन से लगाएं। तो स्विच गियर्स में देखिए, अगर आप टाटा की या महिंद्रा की परचेस करो तो स्टार्टिंग में वो आपको एक बॉक्स लगा के देते हैं। टाटा जो है वो उसने लीग्रांड कंपनी के साथ एक टाइप किया हुआ है, वो भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का उनका जो स्विच सॉकेट रहता है, उनके जो स्विच गियर्स रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। पर मान लीजिए कि ये तो एक ही बार वो देंगे, एक ही सेट मतलब आपको देंगे जहाँ पर आपको लगवाना है रेगुलरली, वो लगा के देंगे। अगर आपको दूसरी किसी फैसिलिटी पर भी करना है रेगुलरली, जैसे कि आपका घर पे तो वो लग गया है, फैक्ट्री पे अगर आपको करना है तो वहाँ ये लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वहाँ पर क्या है कि लोकल किसी कंपनी का स्विच सॉकेट जो है वो लगा देते हैं, स्विच गियर्स तक नहीं लगाते। तो यहाँ पर सबसे बड़ी मेरे हिसाब से गलती करते हैं वो लोग कि आप स्विच गियर्स प्रॉपर क्यों नहीं लगाते। उसमें भी आपको स्विच गियर्स लगवाने पड़ेंगे। आप MCB लगवाए, आप RCD लगवाए, RCD, ELCB या फिर RCCB, ये तीनों के एक ही नाम है। ठीक है, बेसिकली RCD या ELCB जो भी मैं कहूँ, ये इसलिए होता है ताकि अर्थ लीकेज करंट जो रहता है ना, और कुछ सर्च प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ होता है। सर्च प्रोटेक्शन के लिए SPD रहता है। हालांकि टाटा जो है उनके लीग्रांड के बॉक्स में SPD नहीं रहता है, वो महिंद्रा जो है वो प्रोवाइड करता है SPD, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगेन अगर मान लीजिए आपके उधर कोई सर्ज आया लाइन में, इनपुट मीन्स में कोई हाई वोल्टेज वगैरह है,
एसपीडी तुरंत ट्रिप हो जाएगा, वो चार्जर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आपका चार्जर जो है वो फुल्ली ऑपरेशनल रहेगा, आफ्टर सर्ज ऑल्सो सेफ रहेगा, फुल्ली सेफ रहेगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि अगर मान लीजिए आप अप्रोप्रिएट स्विच गियर्स इंस्टॉल करते हो ना, एमसीबी हो गया, आरसीडी है, वो अपना ये एसपीडी है, तो उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसमें कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत कम टाइम के लिए अगर कोई ओवर वोल्टेज या फिर कोई स्पार्क जो है पास हो जाता है, उतने कम टाइम के अंदर वो स्विच गियर रिस्पॉन्ड तक नहीं कर पाते, ऐसा होता है, पर बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। तो उस केस में आपका चार्जर डैमेज हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास ये है तो मुझे नहीं लगता कि 99% केस में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। तो अगर प्रॉपर इंस्टॉलेशन है ना, तो चार्जर को मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी, कभी आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हो सके उतना इंस्टॉलेशन जो है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वो जो है आप प्रॉपर कीजिए, ठीक है। तो अब चार्जर्स की जो हम लोगों ने अब बात की, काफ़ी डिस्कशन की, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड भी और चार्जिंग से रिलेटेड भी काफ़ी आपने नॉलेज शेयर की। तो इसमें एक लास्ट चीज़ जो टॉपिक हम टच करना चाहेंगे आज के इस पॉडकास्ट के लिए, वो है कि पोर्टेबल और वॉल माउंट चार्जर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपकी कंपनी 7 किलोवाट, 7.4, 11 किलोवाट और आपने उससे हायर भी बताया पोर्टेबल चार्जर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, और वॉल माउंट चार्जर्स नॉर्मली जो कंपनी OEMs हैं वो सिर्फ 3 किलोवाट का ही पोर्टेबल देती हैं और वॉल माउंट चार्जर देती हैं वो 7 किलोवाट से। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, और कोई जो 7 किलोवाट का पोर्टेबल ले या फिर वॉल माउंट ले, कौन सा बेटर है आपके हिसाब से? देखिए, जब हम पोर्टेबल चार्जर और वॉल माउंट चार्जर्स की बात करें तो दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। पोर्टेबल चार्जर्स जो है उसका एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो आप कैरी करके जा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। ये सबसे पहला एक उसका तो एडवांटेज होगा। दूसरा एडवांटेज उसका ये है कि उसकी जो कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी वॉल माउंट चार्जर्स, ठीक है। क्योंकि वॉल माउंट चार्जर्स में बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ा एनक्लोजर्स वगैरह रहता है, उसके अंदर आपको असेंबली वगैरह, तो उसकी कॉस्ट जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा तो रहती है। तो उसकी पोर्टेबल चार्जर की अगर हम बात करें तो हमने बोला कि कॉस्ट उसकी कम रहती है, आप कैरी करके उसको कैरी मतलब कर सकते हो, कहीं पर भी लेके जा सकते हो। तो ये दो एडवांटेजेस आपको पोर्टेबल में मिल जाते हैं, ठीक है। तीसरा जो है वो आप करंट जो है वो अभी एडजस्ट कर सकते हो सकता है सब जगह फैसिलिटी पे उतना सैंक्शन लोड ना भी हो, तो ये एक तीसरा एडवांटेज उसमें भी मिल गया है। अब देखिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होता है ना, उसमें वो विदाउट डिसएडवांटेज कभी नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप देख लीजिए, उसमें एक ना एक तो, हालांकि एक आपको डिसएडवांटेज मिल ही जाएगा। तो पोर्टेबल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि वारंटी जो है ना वो उसमें कम रहती है, ठीक है। दूसरा कि आप क्योंकि फिक्स नहीं है कि आप, क्योंकि पोर्टेबल चार्जर आप कहीं भी कैरी करके जाओगे, आपने कहीं पर भी लगा दिया उसको, वहाँ पर इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन है, आप स्विच गियर्स भी लगे हुए हैं नहीं, आपने उसमें लगा, टर्न ऑन किए, हो सकता है कि ओवर वोल्टेज की वजह से आपका पोर्टेबल चार्जर जल गया है, पूरा जो अंदर का कंट्रोलर बोर्ड है वो ब्लास्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, ये हो सकता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पोर्टेबल का यही है कि आप कहीं पर भी उसको लगाते हो तो उसकी वजह से वो जल सकता है। आपकी जो फैसिलिटी है घर पे, जहाँ पर रेगुलर चार्ज, वहाँ पर सब कुछ है, पर जहाँ पर आप कैरी करके जा रहे हो वहाँ पर ये होगा सब कुछ, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसका रहता है। दूसरी, अगर हम वॉल माउंट चार्जर की अगर हम सामने बात करें, वॉल माउंट चार्जर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें आपको वारंटी जो है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। अगर उसमें आपको 1 साल की मिल रही है तो इसमें आपको 3 साल की मिलेगी, ठीक है। वो क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वॉल माउंट चार्जर जो है वो स्टेशनरी है। सबसे पहले तो उसको कोई कैरी करके यहाँ वहाँ घूमेगा नहीं, क्योंकि पोर्टेबल चार्जर कैरी करके सब लोग घूमते हैं तो गिरा भी देते हैं, उसमें थोड़ा ना लोड वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, वो काफ़ी रफली यूज़ करते हैं। हालांकि स्टेशनरी जो चार्जर्स रहते हैं वॉल माउंट चार्जर्स, उसमें ऐसा होता नहीं है। फिक्स तरह का पावर क्वालिटी जो है वो आएगा रेगुलरली। उसके साथ जितने भी जो स्विच गियर्स वगैरह रहते हैं, हमारे जो वॉल माउंट चार्जर्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपका MCB हो गया, आपका SPD हो गया, कॉन्टैक्टर्स जो है वो हो गया, RCD जो है वो हम बाहर से अलग से देते हैं। तो अगर आप परचेस करते हो तो हम पूरा सेट ही दे देते हैं। जो RCD जो है वो आपको बाहर लगानी होती है, उसका भी छोटा सा बॉक्स आता है, वो भी हम दे देते हैं, ठीक है। तो सारे प्रोटेक्शन इसमें, सारे स्विच गियर्स आ गए, सेम जगह पे लग गया, और रेगुलर पावर क्वालिटी जो है फिक्स पावर क्वालिटी रहेगी थ्रू आउट दी चार्जिंग टाइम, थ्रू आउट दी लाइफ। तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन वगैरह होना नहीं है कभी भी।
ना उसको आप कैरी करने वाले हो कि वो बार बार बिगड़ जाएगा या टूट फूट जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। उसका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिसएडवांटेज यही है कि वो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, दैट्स ऑल। बाकी मुझे नहीं लगता कि उससे कोई दूसरे डिसएडवांटेजेस है, सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज है कि उसकी कॉस्ट जो है वो रिलेटिवली थोड़ी सी हाई रहती है एज कम्पेयर टू द पोर्टेबल चार्जर्स। तो अगर मैं पूरा इसको एक छोटा सा अपने ऑडियंस के लिए रैप अप करूं तो बेसिकली ये है कि पोर्टेबल चार्जर जब मेरे पास ऑप्शन नहीं है वॉल माउंट चार्जर लगाने का, सोसाइटी में या किसी ऐसे केस में, वहाँ मेरे लिए यूजफुल है क्योंकि वहाँ मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि वो मेरे लिए ट्रैवल के लिए ही है खाली। बाकी अगर आपके पास ऑप्शन है, जब भी अगर आ जाता है आगे चल के, तो आप वॉल माउंट चार्जर लगाइए क्योंकि वो आपके लिए उसके लिए लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्रोटेक्टिव भी है। ऑब्वियसली अगर मेरे को वारंटी 3 गुना ज़्यादा मिल रही है तो कॉस्ट तो थोड़ी ज़्यादा होगी, दैट मेक्स सेंस, तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो बट पोर्टेबल चार्जर जहाँ अभी हमारे ईवी ओनर्स को दिक्कत आ रही है कि हमें चार्जिंग फिक्स नहीं करने दी जा रही सोसाइटीज़ में, या मेरा घर थोड़ा सा एक गली में है, मैं गाड़ी को घर तक नहीं ला सकता, तो वॉल माउंट चार्जर तो घर में लगेगा ना, रोड पे तो लगाऊंगा नहीं। तो एटलीस्ट मैं एक थोड़ी सी लंबी वायर करके और मैं अपने पोर्टेबल चार्जर से गाड़ी को चार्ज कर सकता हूँ 7 किलोवाट से भी। ऐसा नहीं है कि मुझे 3 किलोवाट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मेरे को उसको यूज करना चाहिए। और जैसे ही मुझे मौका मिले वैसे ही मैं एक वॉल माउंट चार्जर लगवाऊं और वो मेरे आगे के लिए हमेशा के लिए काम होगा, है ना। तो ये बेसिकली आज का हम लोगों ने डिस्कस किया चार्जर से रिलेटेड। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि चार्जर से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें आज हमें सिद्धार्थ जी ने बताई जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है जो सोसाइटी वगैरह में रहते हैं जहाँ उनका चार्जिंग फैसिलिटी नहीं लग पाती है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इनकी जो कंपनी है PME, ये प्रोवाइड कराती है ऐसे पोर्टेबल चार्जर्स जो बहुत स्टर्डी होते हैं। और पहले इन लोगों ने, अगर आप लास्ट पॉडकास्ट हमारा अगर आपने नहीं देखा है तो उन्होंने बताया कि ये पूरा उसका रिपेयरिंग वगैरह और सब कुछ करके देते हैं जो कि और कोई नहीं देता वारंटी के बाद भी। तो ये था आज के पॉडकास्ट का हमारा मेन जो मुद्दा। और अब एक और हम पॉडकास्ट इसके बाद करने वाले हैं सिद्धार्थ के साथ ही, और उसमें सबसे जो हॉट टॉपिक है AC और DC चार्जिंग से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्वेरी भी है कौन सा बेहतर है, कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या एक्चुअली दिक्कतें आती हैं। तो ये एक पॉडकास्ट हमारा नेक्स्ट रहने वाला है। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप ये पॉडकास्ट जैसे ही रिलीज होगा आप तुरंत उसको देख पाएंगे, आप मिस नहीं करेंगे। और आपके कोई भी सवाल हो रिलेटेड टू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जर्स, आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके सबके आंसर्स आपको सिद्धार्थ के थ्रू डेफिनेटली हम प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक्स सिद्धार्थ आज के पॉडकास्ट के लिए। अभी बातें और भी हैं, आगे कंटिन्यू रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं।